गीता कितनी शक्तिशाली है, यह आपको इस सच्ची घटना से पता चलेगा कि कैसे एक निर्दयी और चालाक शासक भगवद गीता पढ़कर आत्मज्ञान पाकर पूरी तरह बदल गया। भारत के इतिहास में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम निर्दयी और चालाक शासक के रूप में दर्ज है। 1773 में जब वह भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो उनका एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश सत्ता को हर कीमत पर मजबूत करना, चाहे इसके लिए कितने ही निर्दोष लोगों का खून क्यों न बहाना पड़े। उन्होंने सत्ता के लिए षड्यंत्र रचे, नवाबों की संपत्ति लूटी और न्याय के नाम पर निर्दोषों को फांसी पर लटका दिया। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। जब उन्होंने भगवद गीता पढ़ी तो उनके भीतर ऐसा तूफान उठा जिसने उनकी सोच, उनके कर्म और उनका अस्तित्व ही बदल दिया। जिस व्यक्ति ने भारत को झुकाने का सपना देखा था, वही भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। 18वीं शताब्दी का भारत संघर्ष, युद्ध और सत्ता की होड़ का केंद्र बन चुका था। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और देश भर में विभिन्न शासकों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई छिड़ी हुई थी। इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अंग्रेजों ने कूटनीति और युद्ध के जरिए भारतीय राज्यों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और इसी के साथ भारत में ब्रिटिश सत्ता का औपचारिक रूप से उदय हुआ। हेस्टिंग्स के शासनकाल में अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी, लेकिन यह दौर अन्याय, शोषण और क्रूरता से भरा रहा। रोहिला युद्ध, बंगाल के नवाबों का उत्पीड़न और बेगमों की संपत्ति की लूट जैसे अत्याचारों ने भारतीयों के जीवन को कठिन बना दिया। इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों की आड़ में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप उन पर लगे। हेस्टिंग्स की नीतियों ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी, लेकिन यह नींव अन्याय और लालच पर टिकी थी, जिसके परिणाम आगे चलकर और भयावह साबित हुए। 1785 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटे तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। ब्रिटिश संसद में उनके खिलाफ महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे की अगुवाई प्रसिद्ध नेता एडमंड बर्क ने की। बर्क ने संसद में हेस्टिंग्स के खिलाफ अत्याचार, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेस्टिंग्स ने भारत में निर्दोष लोगों का शोषण किया, नवाबों की संपत्ति लूटी और न्याय के नाम पर अत्याचार किए। यह मुकदमा पूरे 7 साल 1788 से 1795 तक चला और ब्रिटिश राजनीति में सबसे बड़े घोटालों में गिना गया। हेस्टिंग्स पर लगे आरोपों ने न केवल उनकी छवि धूमिल की, बल्कि ब्रिटिश शासन की नैतिकता पर भी सवाल खड़े किए। अंततः 1795 में वह निर्दोष घोषित हुए, लेकिन तब तक वह पूरी तरह टूट चुके थे। यह मुकदमा उनके जीवन का सबसे कठिन दौर साबित हुआ। जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आए तो उनकी मानसिकता एक ठेठ साम्राज्यवादी शासक की थी। वह भारत को केवल एक लाभ कमाने का साधन समझते थे और मानते थे कि भारतीयों को कठोर अनुशासन और बल प्रयोग से ही नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति उनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखती थी। उनके लिए सत्ता ही सर्वोपरि थी और इसे बनाए रखने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। सत्ता में आते ही उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को मजबूत करना शुरू किया। बेगमों का मामला, अवध की बेगमों से संपत्ति की जबरन वसूली और चुनार की संधि शक्तिशाली शासकों को कमजोर करने के लिए बनाई गई कूटनीतिक संधि उनके इस दृष्टिकोण को साफ दर्शाते हैं। उनके शासनकाल में शोषण, धोखाधड़ी और क्रूरता को ही प्रशासनिक सफलता की कुंजी माना गया। भारतीयों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए उन्होंने नवाबों, जमींदारों और आम जनता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। हेस्टिंग्स की यह सोच ही ब्रिटिश हुकूमत की शोषणकारी नीतियों की नींव बनी, जिसने आने वाले वर्षों में भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को गहरा नुकसान पहुंचाया। 1782 में अवध की बेगमों पर अंग्रेजों ने क्रूरतम अन्याय किया। नवाब की मां और दादी से राजकोष सौंपने के लिए जबरदस्त दबाव बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स के आदेश पर अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। जब बेगमों ने धन देने से इनकार किया तो उनकी संपत्ति जबरन छीन ली गई। महल की कीमती वस्तुएं लूटी गईं और बेगमों को उनके ही राज्य में अपमानित किया गया। इस अन्याय ने न केवल उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद किया, बल्कि अवध की समृद्धि को भी गहरा आघात पहुंचाया। 1775 में महाराजा नंदकुमार ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। नंदकुमार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हेस्टिंग्स ने अवैध तरीकों से धन एकत्रित किया और सत्ता का दुरुपयोग किया। यह आरोप हेस्टिंग्स के लिए खतरा बन सकते थे, क्योंकि इससे उनका प्रशासनिक वर्चस्व कमजोर हो सकता था।
हेस्टिंग्स ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर नंदकुमार को जालसाजी के झूठे आरोप में फंसाया। उन पर मुकदमा चलाया गया और जल्दबाजी में उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया। 1775 में नंदकुमार को फांसी दे दी गई और यह घटना भारतीय इतिहास में पहली न्यायिक फांसी के रूप में दर्ज हुई। लेकिन यह केवल न्याय की आड़ में किया गया अन्याय था। लोगों का मानना था कि हेस्टिंग्स ने अपनी सत्ता बचाने के लिए नंदकुमार को मरवा दिया। इस कांड ने ब्रिटिश शासन की कठोरता और षड्यंत्रकारी राजनीति को उजागर किया। यह घटना दर्शाती है कि कैसे ब्रिटिश अधिकारी अपने विरोधियों को हटाने के लिए कानून का दुरुपयोग करते थे और भारतीयों को न्याय के नाम पर अन्याय सहना पड़ता था। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और आर्थिक लाभ पाने के लिए एक क्रूर युद्ध करवाया, जिसे इतिहास में रोहिला युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य रोहिला अफगानों को हराना था, जो उस समय रोहिलखंड पर शासन कर रहे थे। हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब से समझौता किया कि अगर वह रोहिलों पर आक्रमण करें तो ब्रिटिश सेना उनका साथ देगी। इस समझौते के पीछे हेस्टिंग्स का उद्देश्य युद्ध से धन कमाना और अवध पर अपनी पकड़ मजबूत करना था। नवाब ने अंग्रेजों की सहायता से रोहिलों पर हमला किया और इस भीषण युद्ध में हजारों निर्दोष रोहिला पुरुष, स्त्रियां और बच्चे मारे गए। युद्ध समाप्त होने के बाद अवध को उसकी विजय का कोई विशेष लाभ नहीं मिला, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को इससे भारी मुनाफा हुआ। हेस्टिंग्स ने इस युद्ध के माध्यम से भारतीय शासकों को आपस में लड़ाकर अपनी सत्ता को और अधिक सुरक्षित किया। यह घटना ब्रिटिश कूटनीति और उनकी विभाजनकारी नीतियों का एक क्रूर उदाहरण थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा था। व्यापार के बहाने आए अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को कमजोर करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उनके विस्तार के साथ साथ भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध भी तेज हो रहा था। चाहे वह किसान हो, सैनिक हो या शासक, हर कोई अपने तरीके से इस अन्याय का विरोध कर रहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स को जल्द ही यह एहसास हुआ कि भारतीयों को केवल तलवार के बल पर नहीं जीता जा सकता। उनका विश्वास, संस्कृति और सोच ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसलिए हेस्टिंग्स ने नई रणनीति अपनाई, भारतीयों की भाषा, धर्म और परंपराओं को समझकर उन्हें मानसिक रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करवाया ताकि भारतीय समाज को अंदर से समझा जा सके। साथ ही स्थानीय शासकों को आपस में लड़ाने और भारतीयों को विभाजित करने की नीति अपनाई। यह चालाकी से बनाई गई रणनीति आने वाले वर्षों में ब्रिटिश सत्ता को और मजबूत करने का आधार बनी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में अपने शासन के दौरान देखा कि भारतीयों की शक्ति केवल उनकी तलवार या सेना तक सीमित नहीं थी। वे एक ऐसे विश्वास से जुड़े थे जो उन्हें आत्मबल और अदम्य साहस प्रदान करता था। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, भारतीय अपने धार्मिक विश्वासों और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से शक्ति प्राप्त करते थे। हेस्टिंग्स को यह समझ में आने लगा कि भगवद गीता भारतीयों के जीवन का केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मार्गदर्शक है। गीता के उपदेश भारतीयों को धैर्य, आत्मसंयम और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते थे। हेस्टिंग्स ने महसूस किया कि यदि वह गीता के विचारों को गहराई से समझ ले तो भारतीयों की मानसिकता को नियंत्रित करना आसान हो सकता है। उसने सोचा, यदि मैं उनके इस आध्यात्मिक स्रोत को समझ लूं तो मैं उनके हृदय और मस्तिष्क तक पहुंच सकता हूं, उनकी सोच को प्रभावित कर सकता हूं और उन्हें अपनी रणनीतियों के अनुसार मोड़ सकता हूं। यही कारण था कि उसने भगवद गीता का अनुवाद करवाने का निर्णय लिया, जिससे वह भारतीयों की गहरी आध्यात्मिक शक्ति को परख सके और अपनी सत्ता को और अधिक सुदृढ़ कर सके। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए भारतीय संस्कृति और धर्म को समझना चाहता था, लेकिन वह संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था। इसी दौरान उसने देखा कि चार्ल्स विल्किंस नामक अधिकारी को संस्कृत का गहरा ज्ञान था। विल्किंस भारतीय ग्रंथों के अध्ययन में रुचि रखते थे और उन्होंने संस्कृत व्याकरण और साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया था। हेस्टिंग्स को लगा कि यदि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हो जाए तो ब्रिटिश अधिकारी भारतीय मानसिकता को आसानी से समझ सकते हैं और भारतीयों पर शासन करने की रणनीति बना सकते हैं। हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विल्किंस को आदेश दिया कि वह भगवद गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करें। यह पहला अवसर था जब गीता का किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। इस अनुवाद ने अंग्रेजों को भारतीय दर्शन को गहराई से समझने का अवसर दिया और उनके राजनीतिक उद्देश्यों में सहायक बना। हेस्टिंग्स की इस योजना के पीछे भारतीय समाज को प्रभावित करने और उसे अपनी नीतियों के अनुरूप ढालने की सोच थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब भगवद गीता का अध्ययन किया तो वह हैरान रह गया। उसे लगा था कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ होगा,
लेकिन जैसे जैसे उसने इसके श्लोकों को पढ़ा, वह भारतीय दर्शन की गहराई को समझने लगा। गीता में लिखे कर्म, धर्म और न्याय के सिद्धांतों ने उसके भीतर हलचल मचा दी। उसे एहसास हुआ कि भारतीय केवल तलवार से नहीं झुकेंगे, क्योंकि उनकी आत्मशक्ति और आध्यात्मिक विश्वास उन्हें हर कठिनाई में अडिग बनाए रखता है। उसने महसूस किया कि यदि भारतीयों का यह आत्मबल बना रहा तो उन्हें लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखना असंभव होगा। गीता के विचारों ने न केवल उसकी राजनीतिक सोच को झकझोर दिया, बल्कि उसे अपने किए गए अन्याय और अत्याचारों पर भी पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस भूमि पर वह शासन कर रहा था, वहां की संस्कृति, ज्ञान और नैतिकता उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह एहसास उसके लिए पीड़ादायक था। उसे अपने क्रूर निर्णयों पर अपराध बोध होने लगा। धीरे धीरे गीता के प्रभाव से उसका मन परिवर्तित होने लगा और उसे समझ में आया कि बलपूर्वक शासन स्थायी नहीं हो सकता।